हम लोग बंगाल विजय के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि बंगाल किस प्रकार से मुगल शासनकाल में अपने आप को स्वतंत्र करता है और एक समृद्धशाली राज्य बनाता है। तो देखा जाए कि जिस टाइम उत्तर मुगल काल का शासन चल रहा होता है उस टाइम बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो अपने आप को स्वतंत्र कर लिए थे। उस क्षेत्र में से अवध थे, बंगाल थे, कर्नाटक थे, ये सब कुछ ऐसे क्षेत्र थे जब मुगल सत्ता कमज़ोर हो रही होती है तब ये सब कुछ जो क्षेत्र थे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। उन्हीं में से एक था बंगाल। हम लोग अब देखेंगे बंगाल के बारे में। ये देखेंगे हम लोग भारत, और भारत के पूर्वी क्षेत्र में होता है बंगाल। जब बंगाल में जो यहाँ का शासक नवाब होते हैं वो होते हैं मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां यह यहाँ का नवाब 1717 ईस्वी में नियुक्त होते हैं और 1727 ईस्वी तक बने रहते हैं। बोला जाता है जब मुर्शीद कुली खां बंगाल के नवाब बनते हैं तब क्या होता है कि वह राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र करते हैं, यानी ये अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद ले जाते हैं। उसके बाद इनके शासनकाल में क्या होता है, गरीबों के लिए एक योजना बनाई जाती है। यह योजना क्या होता है कि जो भी गरीब किसान थे जिनके पास खेती के लिए पैसे नहीं होता था वह उनको क्या करते थे, यह वहाँ से ऋण उपलब्ध कराते थे, यानी ऋण संबंधी कार्य इनके शासनकाल में हुआ। उसके बाद मुर्शीद कुली खां के बाद जो इनका अगला उत्तराधिकारी होता है वह आता है शुजाउद्दीन। उनका शासनकाल 1727 ईस्वी से 1739 ईस्वी होता है। यह जो शुजाउद्दीन होते हैं यह मुर्शीद कुली खां के दामाद होते हैं। अब शुजाउद्दीन के बाद उनका पुत्र आता है सरफराज। सरफराज का शासनकाल होता है 1739 ईस्वी से 1740 ईस्वी। देखा जाए जब सरफराज यहाँ का नवाब बनता है तब सरफराज की हत्या कर दी जाती है। सरफराज की 1740 ईस्वी में क्या कर दिया जाता है, अलवर्दी खां के द्वारा हत्या कर दिया जाता है। यह अलवर्दी खां क्या होता है, एक सैन्य अधिकारी होता है जिसको सरफराज खां को हत्या कर देता है। और उसके बाद अलवर्दी खां वहाँ का शासक बनता है और 1740 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक अलवर्दी खां वहाँ का शासक बनता है। जब अलवर्दी खां बंगाल का शासक बनता है तो वह नजराना के रूप में मुगलों को 2 करोड़ रुपया दे देता है। इससे मुगलों के नज़र में इसका विश्वास बना रहता है। उसके बाद यह नजराना कभी भी नहीं भेजता है। जब अलवर्दी खां शासन कर रहे होते हैं तो वह उसी समय फर्रुखसियर को भी 1717 ईस्वी में क्या हो चुका था, उत्तर मुगल काल से विशेष फरमान जारी हो चुका था जिससे वह बंगाल तथा और भी क्षेत्रों में क्या कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे। इधर अलवर्दी खां शासक बना था, उधर अंग्रेज भी अपना किला मजबूत कर रहे होते हैं। यहाँ अलवर्दी खां की 3 पुत्रियाँ होती है। पहला पुत्री का विवाह ढाका में होता है, दूसरा पुत्री का विवाह पूर्णिया में होता है और तीसरा सबसे छोटी बेटी का विवाह पटना में होता है। जिनका विवाह पटना में होता है उनके पुत्र कौन होते हैं, सिराजुद्दौला। यह सिराजुद्दौला अलवर्दी खां के बाद यहाँ का शासक बनता है, यानी यह नवाब बनता है कब, 1756 ईस्वी में। जब सिराजुद्दौला यहाँ का नवाब बनता है तब उसका सामना किससे होता है, अंग्रेजों से होता है। बोला जाता है सिराजुद्दौला एक योग्य शासक था। यह शासक बनने के बाद यानी जब यह यहाँ का बंगाल नियुक्त होता है, बंगाल का नवाब नियुक्त होता है, वह क्या करता है, अंग्रेजों से लड़ाई करता है। लड़ाई इसलिए होता है कि अंग्रेज क्या कर रहे होते हैं, अपने यहाँ पर किलाबंदी कर रहे होते हैं, अपना
जो कंपनी है उसको स्थापित कर रहे होते हैं। इस दरमियान में क्या करता है, सिराजुद्दौला कलकत्ता पर हमला कर देता है। जो फोर्ट विलियम कलकत्ता होता है उस पर सिराजुद्दौला का आक्रमण कर दिया जाता है और वहाँ पर लगभग 4 से 5 दिनों तक उस किला को घेरे हुए रहता है और उस पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। जिसमें क्या होता है, जो अंग्रेजी जितने भी सैनिक होते हैं वह वहाँ से भाग जाते हैं, भागकर दूसरे द्वीप पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से सिराजुद्दौला क्या करता है, जो उसी लड़ाई में एक घटना होता है ब्लैक होल। यह ब्लैक होल का घटना क्या होता है, यह घटना होती है 20 जून 1756 ईस्वी। यह घटना क्या है कि एक 14x18 के कमरे में 146 व्यक्तियों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और इसमें से मात्र 23 व्यक्ति ही, जब बाद में एक दिन बाद खोला जाता है, उसमें मात्र 23 व्यक्ति जीवित बचते हैं और उसी जीवित में से एक होता है हॉलवेल। यह हॉलवेल इस घटना को इतना तेजी से फैला देता है कि यह कहाँ पहुँच जाता है, लॉर्ड क्लाइव के पास यह सूचना पहुँच जाता है। उसके बाद क्या करता है, लॉर्ड क्लाइव कुछ सैनिक को भेजता है जो क्या करता है, जो उस टाइम सिराजुद्दौला जो नवाब होता है उसके साथ एक संधि होता है और वह संधि क्या होता है, अलीनगर की संधि। वह संधि अलीनगर की संधि कहलाती है और इस संधि के तहत क्या होता है, जो अंग्रेज होते हैं और जो बंगाल के नवाब होते हैं उन दोनों के बीच अपने अपने क्षेत्र में वहाँ पर व्यापार करने का सामंजस्य स्थापित होता है और दोनों के बीच एक संधि होती है कि अगर किसी को जरूरत पड़ेगा तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन क्या होता है, बाद में जो अलीनगर की संधि होती है यह अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच होती है। लेकिन इस संधि होने के बाद क्या होता है, अंग्रेज इस संधि का उल्लंघन करता है और उल्लंघन करने के पश्चात प्लासी का युद्ध होता है 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 ईस्वी को। प्लासी का युद्ध। इस युद्ध में क्या होता है, कुछ सिराजुद्दौला के जो सैनिक थे वह उसके साथ क्या करते हैं, विश्वासघात करते हैं। उसके बाद अंग्रेज को जब यह पता चलता है कि उसके आंतरिक कलह परिवार में है तो वह उसका फायदा उठाता है। वह क्या करता है, जितने भी सिराजुद्दौला के विरोधी होते हैं अंग्रेज उसको अपने ओर मिला लेता है। उसमें से कौन कौन से होते हैं जो सिराजुद्दौला को धोखा देते हैं, उनका सेनापति होता है मीर जाफर। यह कौन होता है, सेनापति होता है। उसके बाद एक दीवान होता है राय दुर्लभ। उसके बाद उसकी मौसी होती है घसीटी बेगम। व्यापारी होता है, कौन होता है व्यापारी, अमीन चंद। उसके बाद एक बैंकर होता है जगत सेठ। तो यह ऐसे लोग थे जो क्या करते हैं, अंग्रेज को सहयोग करते हैं और इस प्रकार से अंग्रेज इन लोग का सहयोग उठाकर सिराजुद्दौला के बीच युद्ध करता है और इस युद्ध में सिराजुद्दौला का पराजय होता है। क्या होता है, सिराजुद्दौला वहाँ से भाग जाता है और भाग जाता है। उसके बाद भागने के क्रम में क्या होता है, जब यहाँ पर सिराजुद्दौला की हार होता है तो सिराजुद्दौला यहाँ से चला जाता है और यही मीर जाफर के पुत्र के द्वारा सिराजुद्दौला का हत्या कर दिया जाता है। तो इस तरह से प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के हार के बाद मीर जाफर को क्या बना दिया जाता है, वहाँ का नवाब बना दिया जाता है। मीर जाफर कब होता है, 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक। अब क्या होता है, मीर जाफर
वहाँ पर कठपुतली सरकार की तरह युद्ध किया जाता है और अंग्रेज अपने यहाँ अधिकार रखते हैं और मीर जाफर को कठपुतली सरकार की तरह उपयोग करते हैं। उसके बाद मीर जाफर के बाद इसका दामाद आता है मीर कासिम। बोला जाता है कि मीर कासिम एक योग्य शासक था। मीर कासिम क्या करता है, अंग्रेजों को प्रलोभन देता है क्या कि जो भी मीर जाफर जितना राजस्व वसूल के दे रहा उससे अधिक राजस्व हम वसूल कर देंगे। यह प्रलोभन अंग्रेज को देता और अंग्रेज अगला शासक किसको बना देता, नवाब मीर कासिम को। और यह जो नवाब है 1560 ईस्वी से 1563 ईस्वी तक रहता है। जैसे ही मीर कासिम यहाँ का नवाब बनता है, वह क्या करता है, राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है। उसके बाद यह क्या करता है, भारतीय व्यापारियों को रियायत देता है। देखा जाए पहले क्या था कि जितने भी यूरोपीय व्यापारी था उनको विशेष रियायत था अंग्रेज की तरफ से, उनको यहाँ पर व्यापार करने का, व्यापार स्थापित करने का और उद्योग लगाने का उनको विशेष रियायत था। जैसे ही मीर कासिम बनता हुआ भारतीय व्यापारियों को भी विशेष रियायत देता है। उसके बाद वह टैक्स संबंधी सुधार करता है, वह टैक्स में छूट देता है। जैसे ही अंग्रेज को पता चलता है कि मीर कासिम एक महत्वाकांक्षी है, वह क्या करता है, मीर कासिम को सत्ता से हटाने का योजना बना रहा होता है। उसी बीच में एक घटना होता है 1763 ईस्वी में। क्या होता है कि एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी एलिस, इसके नेतृत्व में पटना में आक्रमण किया जाता है। और ये बात जैसे ही मीर कासिम को पता चलती है, मीर कासिम क्या करता है, एलिस की हत्या करवा देता है और इस प्रकार एलिस को यहाँ पर पराजय हो जाता है। और उसके बाद अंग्रेज मीर कासिम को सत्ता से हटा देता है। अब क्या होता है, मीर कासिम को सत्ता से हटाने के बाद फिर से क्या कर दिया जाता है, मीर जाफर को वहाँ का नवाब नियुक्त कर दिया जाता है। तो अब मीर जाफर यहाँ पर फिर से आ जाता है। अब वह क्या करता है, 1760 से 1763 से 65 ईस्वी तक रहता है। कौन, मीर जाफर। अब मीर कासिम क्या करता है, यह भागकर अवध जाता है, जो अवध भी एक क्या होता है, समृद्धशाली प्रदेश होता है। वहाँ पर अवध के नवाब कौन होते हैं, शुजा-उद-दौला होते हैं। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला होते हैं। और वहाँ पे पहले से मुगल शासक शाह आलम द्वितीय मौजूद होते हैं। मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, अवध, मुगल और बंगाल का नवाब, यह तीनों मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने का योजना बना रहे होते हैं। और यह योजना बना रहे होते हैं, जैसे ही यह बात अंग्रेज को पता चलता है, वह क्या करता है, बक्सर के मैदान में आ जाता है। और इसी बक्सर के मैदान में क्या होता है, अंग्रेज और जब ये तीनों मिलकर अवध के नवाब और बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह, यह तीनों क्या करते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हैं। और इसमें अंग्रेज जीत जाता है और इसका पराजय हो जाता है। यही बक्सर के युद्ध से नाम जाता है। तो बक्सर का युद्ध कब होता है, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, जिसमें 3 शासक का एक साथ पराजय हो जाता है और अंग्रेज इसमें जीतता है। तो इस युद्ध के बाद बोला जाता है अंग्रेज को भारत में, अगर देखा जाए इस युद्ध के बाद यह क्या हो चुका था, साबित हो चुका था कि अगर भारत का कोई अगला शासक होगा वह ब्रिटिश होगा। क्योंकि इस युद्ध में भारत के 3 शासक का एक साथ पराजय हुआ और यही पराजय क्या करता है, ब्रिटिश को भारत में सत्ता मजबूत करने में अहम योगदान देता है।
तो देखा जाए एक क्वेश्चन से यहाँ पर पूछता है कि बक्सर के युद्ध के समय क्या थे, वहाँ का गवर्नर कौन थे, हेक्टर मुनरो। और प्लासी के युद्ध के समय कौन थे, प्लासी के समय थे क्लाइव। तो यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछता है कभी कभी कि प्लासी के समय वहाँ का कौन थे गवर्नर, नियुक्त थे क्लाइव थे, और बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुनरो थे। इस बक्सर के युद्ध में क्या होता है, तीनों शासक पराजय होते हैं। उसके बाद अंग्रेज एक संधि करता है, वह संधि क्या होता है, इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। यह संधि 1765 ईस्वी का होता है। यह संधि इसलिए होता है कि जो अवध और मुगल के शासक बेवजह इस युद्ध में शामिल होते हैं, इसी को लेकर यह इलाहाबाद का संधि होती है। जो प्रथम संधि होता है वह होता है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, है मुगल से। इसमें क्या किया जाता है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यह 3 क्षेत्र अंग्रेज को दे दिया जाता है। यानी इस 3 क्षेत्र पर पूर्ण रूप से अंग्रेज को व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है। चूंकि यह अधिकार पहले भी उनको फर्रुख शेर के शासनकाल में मिलता है, लेकिन यह पूर्णतः नहीं रहता है। लेकिन इस युद्ध के बाद इस संधि में उनको पूर्ण रूप से इन 3 क्षेत्र पर व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, इलाहाबाद और कड़ा, ये 2 जिले अवध से लेकर मुगल को दे दिया जाता है। और 26 लाख का पेंशन क्या किया जाता है, बात की जाती है। और जो दूसरा संधि होता है, द्वितीय संधि होता है, वह अवध के साथ होता है। वह होता है 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। इसमें क्या होता है, इस संधि में क्या होता है कि इलाहाबाद और कड़ा प्रदेश को छोड़कर बाकी किसको लौटा दिया जाता है, अवध के नवाब को लौटा दिया जाता है। और दूसरा क्या होता है कि इसमें 50 लाख का जुर्माना इस पर लादा जाता है। और एक जगह है चुनार, जिस पर क्या होता है, कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि किस प्रकार से बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। इस बक्सर के युद्ध में क्या होता है, ब्रिटिश का यह तय हो जाता है कि अगर भारत में कोई अगला शासक होगा जो भारत पर राज करेगा वह ब्रिटिश होगा। क्योंकि इस बक्सर के युद्ध में 3 शासकों का एक साथ पराजय होना यह तय करता है कि अब जो अगला शक्ति होगा वह ब्रिटिश ही होगा। तो देखा जाए इलाहाबाद की संधि के बाद हम लोग देखते हैं, और 1765 ईस्वी में यही पे क्या होता है, द्वैत शासन स्टार्ट होता है। यह जो द्वैत शासन क्या होता है, एक द्वैत शासन होता है कर्तव्य का और एक अधिकार का। क्या करते हैं, जो कर्तव्य है वह नवाब को दे देते हैं और जो अधिकार है वह अंग्रेज अपने अधीन रखते हैं। यही है द्वैत शासन। इसमें क्या होता है, 2 शासन यही कहलाया, कर्तव्य और अधिकार का। यानी कर्तव्य मतलब जितने भी जैसे कर्तव्य से रिलेटेड काम है, जैसे प्रशासनिक हो गया, उसके बाद सड़क बनवाना हो, कुछ कहीं बनवाना हो, तो वो अधिकार किसके पास था, अवध के पास था। और उसके बाद जितना भी चुंगी संबंधी हो गया, राजस्व संबंधी हो गया, जितने भी तरह के टैक्स वसूली हो गया, वो अंग्रेज अपने पास रखते थे। तो इस प्रकार से द्वैत शासन यहाँ से स्टार्ट हुआ। यह 1765 ईस्वी से स्टार्ट होकर 1772 ईस्वी तक चलता है। अब इस टाइम जो बोला जाता है, जब 1765 ईस्वी में स्टार्ट हुआ उस टाइम में वहाँ के गवर्नर कौन थे, क्लाइव थे। और जब खत्म हुआ वारेन हेस्टिंग्स होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ देखेंगे कि द्वैत शासन क्या होता है, क्लाइव से स्टार्ट होकर वारेन हेस्टिंग्स, क्लाइव क्या करता है, द्वैत शासन लाता है और वारेन हेस्टिंग के समय द्वैत शासन समाप्त हो जाता है। तो हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से बंगाल की सुई क्या होती है, औरंगजेब से स्टार्ट होती है, फिर घूमते 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 बंगाल की सुई क्या होता है, अंग्रेजों के अधीन में होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जिस
1717 ईस्वी में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसके बाद उत्तर मुगल काल आता है। उसके बाद 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा अंग्रेजों को विशेष फरमान जारी किया जाता है। फिर 1717 ईस्वी में क्या होता है, बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खां एक पृथक प्रांत के रूप में स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 1740 ईस्वी में अलवर्दी खां यहाँ का शासक, यहाँ का अगला नवाब बनता है। उसके बाद उसका पुत्र 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला यहाँ का अगला नवाब बनता है। और उसके बाद क्या होता है, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। और इस प्लासी के युद्ध के बाद क्या होता है, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। और 1765 ईस्वी में क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होती है और द्वैत शासन स्टार्ट होता है। तो किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखें कि बंगाल की सुई 1717 ईस्वी से घूमते हुए 1717 ईस्वी, 1740, 1756, 1757, 1765 ईस्वी तक। तो एक बार हम लोग फिर से रिकॉल करेंगे। 1717 में औरंगजेब का मृत्यु होता है। उसके बाद उत्तर मुगल काल आता है। फिर 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर के शासनकाल में विशेष रियायत अंग्रेज को मिलता है। उसके बाद 1717 ईस्वी में बंगाल एक पृथक प्रांत के रूप में स्टार्ट करता है, कौन, मुर्शिद कुली खां। उसके बाद 1740 ईस्वी में क्या होता है, अलवर्दी खां वहाँ का शासक बनता है। और उसके बाद उसका जो नाती होता है सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में वहाँ का शासक बनता है। और उसके बाद प्लासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला के साथ और इसमें अंग्रेज की पराजय होती है। और इस पराजय के बाद फिर क्या होता है, 3 शासक, जिसमें बक्सर का युद्ध होता है जिसमें 3 शासक को एक साथ पराजय होती है। और 1765 ईस्वी में द्वैत शासन होता है। और इस प्रकार से बंगाल विजय, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है आप उसको बनाएंगे। और कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और देखा जाए जो भी दिक्कत हो, दोनों मिलकर यहाँ पर पढ़ाई करेंगे और सफलता 100% मिलेगी। तो आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।